Hey everyone, we'll be doing a detailed analysis of all those questions that I have till now for your RBI Grade B Phase 2 Finance section of the FM paper, right? And I'll be also sharing with you all some of the learnings for your RBI Grade B 2026 examination along with the important topics, right? So let's get the discussion started. The very first thing will be our analysis for the 2022 Phase 2 FM paper, right? I'll be taking the finance section in this. So guys, this time they have framed the paper more from a static point of view rather than a dynamic point of view, right? So your finance current affairs, your RBI circulars बहुत ज़्यादा नहीं आए थे, right? Up to a बहुत ही कम level तक आए थे, but there were so many static questions, right? There were so many static questions. They have also started asking now numerical questions in your examination, right? So अभी काफ़ी बार क्या होता है ना, स्टूडेंट्स स्टार्ट डूइंग द ट्रेंड एनालिसिस और वो ऐसे ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं या खुद करते हैं कि 5 साल में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया, 10 साल में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आया या फिर एक न्यूमेरिकल आया, राइट? सो आपको सबसे पहले बता दूं, जिसके अंदर से आपका न्यूमेरिकल आता है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्पेशली रेशियो एनालिसिस, वो इंट्रोड्यूस ही आपका 2013 के अंदर 2023 के अंदर हुआ, राइट? दिस टॉपिक अर्लियर यूज्ड टू बी इन योर सिलेबस बैक इन 2015-2016, बट इफ आई टॉक अबाउट 2023 ये री इंट्रोड्यूस हुआ था. काफी टाइम तक ये टॉपिक था ही नहीं, तो भाई न्यूमेरिकल पूछेंगे कैसे आप लोगों से, राइट? हार्डली उनके पास फाइनेंस के 1-2 टॉपिक्स बचते थे जहां से वो बिल्कुल ही सिंपल लेवल का न्यूमेरिकल पूछ सकते थे, इसीलिए न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट 2023 दे री इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन योर सिलेबस एंड नाउ रेशियो एनालिसिस टॉपिक इज देयर. जब पहले हुआ करता था तब भी न्यूमेरिकल्स आते थे और अब आज से वापस आना चालू हो गए फ्रॉम 2025. अब क्या हुआ, जब आया था 2023 में देयर वाज नो न्यूमेरिकल, 2024 के अंदर भी हार्डली देयर वाज वन न्यूमेरिकल, वो भी रिटर्न ऑन एसेट के ऊपर था शायद, बहुत ही बेसिक लेवल का, राइट? सो यहाँ पे सबने एक्सपेक्ट करना चालू कर दिया कि इस बार भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आने वाला, जो कि बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन निकली. फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर मैं आपको इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, रेशियो एनालिसिस का, और इसीलिए हम पेड क्लासेस के अंदर जो सेशंस चालू करते हैं दैट वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड financial statements and your ratio analysis, because I feel that for gaining a broad understanding about the finance आपको basics of accounting और financial statements तो बहुत अच्छे से आने ही चाहिए. वही नहीं आएंगे तो आप financial terminologies आगे जाके कैसे समझोगे, राइट? सो दे हैव आस्क्ड हियर न्यूमेरिकल्स, 3 न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली आए थे, थोड़े से एनालिटिकल इन नेचर थे, रिलेटेड टू रेशियो एनालिसिस ओनली. डायरेक्ट क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस थे जहाँ पे आपको इक्वेशंस, सिंपल लेवल की इक्वेशंस बना के सॉल्व करनी थी, राइट? सो दे आर मोर रिलेटेड टू एनालिटिकल. तो इस वाले वीडियो के अंदर आई विल बी डेफिनेटली सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस एज वेल. देन गुड कवरेज ऑफ योर सिलेबस वाज देयर, जहाँ पे देखा गया कि काफ़ी सारे टॉपिक्स से ब्रॉडली क्वेश्चंस पूछे गए थे, राइट? सो दे कवर्ड योर सिलेबस इन अ गुड मैनर. So they were able to maintain the diversity, right? So this is the broad analysis of your paper of 2025. Now what are some of the learnings of financial year 2026? You need to follow a balanced approach and don't follow selective approach. The number one learning which I feel is very, very important, because of the second thing that there is only one trend, that there is no trend, right? If we try drawing a certain trend, आप RBI एग्जाम देख सकते हो, हर साल वो कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ ना कुछ सरप्राइजेस लाते हैं, शॉक्स लाते हैं, राइट? सो यू गाइज नीड टू ऑलवेज हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच एंड नॉट सेलेक्टिव अप्रोच, राइट? 80% चीज़ों को 100% प्रिपेयर करने से ज़्यादा बेटर होता है 100% चीज़ों को 80% एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा आप कर पाओ, राइट? रादर देन यू एम फॉर 100% प्रिपरेशन फ्रॉम 80% ऑफ द टॉपिक्स, इट इज़ इवन बेटर that you are able to prepare 100% of the topics, that too with 80 to 85% of the accuracy. ये ज़्यादा बेटर अप्रोच होती है. आप अपना कवरेज बहुत अच्छा रखना आपको यहाँ पे चाहिए, राइट? एक बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए. सिलेबस के हर टॉपिक का आपको एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, और कुछ टॉपिक्स के आपको बहुत ही इन डेप्थ भी जाना चाहिए, राइट? दैट शुड बी दी बैलेंस्ड अप्रोच. ऐसा नहीं कि एक काम करता हूँ अकाउंटिंग छोड़ देता हूँ, एक काम करता हूँ इन्फ्लेशन छोड़ देता हूँ, राइट? सो आपको यहाँ सेलेक्शंस नहीं करने चाहिए. You should be having a balanced approach and the trend can definitely change. Coming to the topic basics of accounting, financial statements, इस बार जो questions आए, तीनों के तीनों questions आपके ratio analysis से आए और सारे 2 marker question थे, right? They were 2 marker question. So आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अब ऐसा मत सोचना कि ratio analysis तो अब आ चुका है तो अगली बार नहीं आएगा. बिल्कुल आ सकता है. It will remain an important topic for your 2026 also. But I will say basics of accounting और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो इसके ऊपर आने के चांसेस आपके 2026 के अंदर बढ़ जाते हैं,
राइट. फॉर दोज हु आर हैविंग फियर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और अकाउंटिंग, आई कैन से यू गाइस कि ये एनालिटिकल अप्रोच होती है और बहुत ही ईजी चीज़ें हैं जिसको आप अगर बार बार पढ़ोगे अच्छे से, इसको आप कॉन्सेप्चुअली एक बार पढ़ोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू in the 2026 examination. That's why I always start my finance with these basics of accounting and financial statements, and even from those who are from a non-finance background, उनको भी बहुत मजा आता है ये पढ़ने में, right? So this is again going to be an important area जहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए. RBI को इसका इंपॉर्टेंस पता है तभी तो ये 2023 के अंदर री इंट्रोड्यूस हुआ है, राइट. सो इसलिए आपको भी इसका इंपॉर्टेंस अच्छे से अब तक समझ में आ जाना चाहिए. इंक्रीजिंग कवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ सिलेक्शन. जितना अभी बहुत बेसिक सी चीज़ है, जितना ज़्यादा आप कवरेज रखते हो उतना ज़्यादा आपका चांसेस ऑफ आपका चांस भी बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का, राइट. सो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि हमको सिलेक्शन नहीं करना है. अगर आप सिलेक्शन करोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस वहाँ पे प्रोपोर्शनेटली कम होते जाएंगे. वाई? बिकॉज वी हैव टू increase the surface area of your luck, and the only way you can increase your surface area of your luck is by covering the entire syllabus, right? तो यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से कवर करना है. तो ये कुछ लर्निंग्स है आपके 2026 के लिए. साथ में मैं आपको और लर्निंग्स देता जाऊंगा जब मैं पेपर डिस्कस करूंगा, राइट. अभी सो गाइज लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. और वन मोर थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज देयर इज नो सेपरेट प्रिपरेशन ऑफ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स एंड डायनेमिक पोर्शन. दे विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. दे विल ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. ऐसा नहीं कि सर पहले स्टैटिक पढ़ लेता हूँ, बाद में टाइम बचा तो डायनेमिक कर लूंगा क्योंकि आरबीआई तो अब स्टैटिक पूछने लग गया है. अरे भाई 2024 के अंदर 2023 के अंदर पूरा पेपर डायनेमिक से भरा हुआ था. तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है कि आप सोचो कि मैं सिर्फ स्टैटिक पढ़ लेता हूँ या फिर मैं सिर्फ डायनेमिक पढ़ लेता हूँ. दे ऑलवेज गो हैंड इन हैंड. स्टैटिक नहीं आएगा तो डायनेमिक समझ में नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि डायनेमिक के अंदर काफ़ी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज आर देयर दैट इज़ वेरी रेलिवेंट. अगर आपको स्टैटिक पोर्शन नहीं आता तो आपको टर्म ही समझ में नहीं आएगी. सो यू विल बी मगिंग अप द थिंग्स. सही है. सो इसीलिए यहाँ का एक कॉम्बिनेशन बनाना है. नाउ दे हैव स्टार्टेड आस्किंग दी स्टैटिक पोर्शन ऑल्सो. सो यू हैव टू बैलेंस इट कि मेरे को स्टैटिक भी आना चाहिए, मेरे को डायनेमिक भी आना चाहिए. दोनों आपको साथ में पढ़ने चाहिए रादर देन एक पहले पढ़ो और एक बाद में पढ़ो. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द ऑब्जेक्टिव 1 मार्कर वाले डिस्कशन. मेरे पास जितने क्वेश्चंस आए हैं अभी तक मुझे लगता है ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए. अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया हो तो ऐसा हो सकता है, राइट. बिकॉज ये मैंने कंपाइल किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिएक्शन और उनके एनालिसिस पे. जो उनका जितना याद था, उनकी मेमोरी जितनी वहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग रही, क्योंकि ऑब्वियसली एफएम का पेपर वाज द फर्स्ट पेपर, उसके बाद ईएसआई, इंग्लिश एंड एवरीथिंग वाज देयर. बहुत ही एग्जॉस्टिंग दिन होता है सभी के लिए. सो यहाँ पे आई थिंक कि यहाँ पे कंप्लीट कवरेज हो चुका है 1 मार्कर का, 2 मार्कर का. कुछ क्वेश्चंस मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, जिनको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द JAM ट्रिनिटी, राइट. सो इसका करेक्ट आंसर डेफिनेटली आप सभी लोगों ने करेक्ट आंसर करा होगा. जनधन, आधार एंड मोबाइल, राइट. जनधन, आधार एंड मोबाइल. तो ये आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के नोट्स का पार्ट बनता है, राइट. JAM ट्रिनिटी, जो कि डेफिनेटली आपको पता होगा. आने वाले 2026 के लिए भी हमको इसको बहुत ही डिटेल में सारी ही चीजें पढ़नी है, नॉट जस्ट दिस JAM ट्रिनिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो व्हाट इज द अमाउंट अलोकेटेड टू द बजट कंटिजेंसी फंड. सो दिस इज 500 करोड़. 500 करोड़ वाज देयर इन योर ऑप्शन, राइट. अभी तक ब्रॉडली मेरे को यही समझ में आया है सबसे. हालांकि इसका प्रपोज्ड अमाउंट कुछ और है, बट एज ऑफ नाउ 500 करोड़ विल बी द करेक्ट चॉइस. नेक्स्ट वाज सेबी T+2 सेटलमेंट फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल ऑन विच कॉर्पोरेट एक्शन. ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे अनफेयर लगा. देखो इसका आंसर डेफिनेटली बोनस इशू होगा, बट दिस न्यूज वाज समवेयर और द अदर रिलेटेड टू सितंबर 2024, राइट. तो सितंबर 2024 के जो न्यूज़ का हमको ट्रेस मिला है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ गया. डेफिनेटली बीच में लाइमलाइट में रहा होगा, बट आई कैन से कि आरबीआई ग्रेड बी इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एग्जामिनेशन जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है. सो सेबी रिलेटेड चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेबी सर्कुलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आरबीआई सर्कुलर्स नहीं आए हैं इस वाले पेपर में. नो डाउट 2026 के अंदर दे कैन स्टार्ट आस्किंग अगेन, बट सेबी सर्कुलर्स मैं कहूंगा 2024 के अंदर एंड 2025 दोनों के अंदर देखने को मिले हैं. सेबी रिलेटेड न्यूज एंड सेबी सर्कुलर्स, राइट. नाउ दिस क्वेश्चन वाज देयर फ्रॉम योर इन्फ्लेशन. सो सीपीआई इज गोइंग अप, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज गोइंग अप, बट द डब्ल्यूपीआई इज डिक्रीजिंग. देखो अब डिक्रीजिंग का मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव टेरिटरी में चला गया. डिक्रीजिंग का मतलब 2 हो सकते हैं, या तो 0 से भी नीचे चला गया है या फिर
वो डिसइन्फ्लेशन की तरफ आ रहा है, राइट। पहले 5% हुआ करता था, अभी 2% है फॉर एग्जाम्पल। सो डिसइन्फ्लेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि -2% -3% हो गया, वो क्लैरिटी क्वेश्चन में नहीं गिवन है। रिटेल प्राइसेस आर स्टेबल ऑप्शन है, राइट। ऑप्शन बी, रिटेल प्राइसेस आर गोइंग अप बट होलसेल प्राइसेस आर स्टेबल। तो देखो रिटेल प्राइस तो स्टेबल होगी नहीं, क्योंकि वाई, बिकॉज सीपीआई इज गोइंग अप, सो रिटेल प्राइसेस आर नॉट स्टेबल। द फर्स्ट वाला इज कंप्लीटली रॉन्ग। रिटेल प्राइसेस आर गोइंग अप बट होलसेल प्राइसेस आर स्टेबल। अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता जो इसका सेकंड ऑप्शन है, राइट। होलसेल प्राइसेस आर स्टेबल। देखो WPI डिक्रीज होने का मतलब ये नहीं प्राइस डिक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है, राइट। सो यहां पे हो सकता है कि आपका डिसइन्फ्लेशन का केस हो, तो बढ़ तो रहा है बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन इज नाउ एट अ लोअर पेस, राइट। सो ये वाला आपका ऑप्शन के अंदर क्लैरिटी नहीं है। रिसेशन इन द इकोनॉमी, अब कोई सोच ले कि भाई WPI डिक्रीज हो रहा है, कोई कंक्लूजन बना ले कि वो तो नेगेटिव टेरिटरी में चला गया, एंड बिकॉज इन्फ्लेशन इज रिलेटेड टू ग्रोथ, सो ग्रोथ भी नेगेटिव होने लग गई होगी। इन्फ्लेशन धीरे धीरे कम हो रहा है तो ग्रोथ पे भी इंपैक्ट आएगा आने वाले टाइम में, और ग्रोथ पे इंपैक्ट आएगा तो जीडीपी पे इंपैक्ट आएगा, उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में रिसेशन आ सकता है, ऐसा कोई एनालिसिस कर सकता है वहां पे। बट ऐसी कोई क्लैरिटी क्वेश्चन में थी नहीं जितना मैंने स्टूडेंट से समझा है। सो रिटेल प्राइसेस आर गोइंग अप लुक्स द एप्ट ऑप्शन एज ऑफ नाउ, ऑप्शन डी। SIF का मिनिमम लिमिट शायद पूछ लिया गया था एग्जामिनेशन के अंदर, काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर SIF का मिनिमम लिमिट आ गया था। सो आई विल टेल यू कि ये 10 लाख रुपीज था, और हमने इसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा है इन पेड कोर्स एज वेल एज ऑन यूट्यूब, राइट। सो ये मैंने ऑलमोस्ट जब आज से 8 महीने पहले आपका SIF इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी मैंने इसका पूरा एक फ्रेमवर्क डाला था। एंड दिस टॉपिक विल रिमेन इंपॉर्टेंट फॉर योर 2026 ऑल्सो, राइट, बिकॉज इसमें पूछने के लिए काफी सारी चीजें हैं। अभी सिर्फ एक एस्पेक्ट पूछा है इस वीडियो के अंदर, तो हमने कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं रिलेटेड टू SIF, सो इट विल रिमेन इंपॉर्टेंट। ग्लोबल पेमेंट इंडेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन था, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव द एग्जैक्ट क्वेश्चन। सेबी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट MWPL के ऊपर क्वेश्चन आया था। दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर सेबी सर्कुलर, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर सेबी सर्कुलर, ऐसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है। बैन पीरियड को लेके कुछ क्वेश्चन आया था, और मैं आपको बताना चाहूंगा ये वाला सर्कुलर हमने बहुत डिटेल में कवर किया था रिलेटेड टू मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, राइट। ऑब्जेक्टिव 2 मार्कर्स की बात करूं तो सबसे पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस, यहां से आपको डायरेक्टली 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। नाउ अब ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है फिगर्स कुछ और हो सकता है सेम हो। वाई, बिकॉज देखो जो स्टूडेंट्स ने मुझे फिगर्स बताए, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सैम्पलिंग करने की कोशिश करी, बट जो मेरे पास आखिरी आंसर आया जिसके ऊपर मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुआ कि अच्छा ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली, दिस इज द वन, राइट। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताऊंगा। जब भी रिलेशनशिप्स दी हुई होती है बहुत सारी, व्हाट्स बेस्ट इज टू हैव अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इन माइंड। सबसे पहले बैलेंस शीट बना दो, और शायद एग्जामिनेशन में बैलेंस शीट का कुछ आपको फॉर्मेट दिया था, आई डोंट नो कि आपको सिर्फ डिटेल्स दी थी, उस पर मेरे को अभी पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट लेट मी जस्ट प्रिपेयर अ बैलेंस शीट क्विकली। अच्छा, ये बैलेंस शीट आपको माइंड में बनानी है एग्जाम के अंदर, लायबिलिटी असेट, है ना। तो ये सिर्फ आई विल से कि ये सिर्फ रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं था। इफ आई ट्राई टू मैप दिस क्वेश्चन, इट वाज रेशियो एनालिसिस, इट वाज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। स्मार्टली उन्होंने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग भी टेस्ट कर ली है इस क्वेश्चन के अंदर। इट वाज मोर रिलेटेड टू योर क्वांट एस्पेक्ट ऑल्सो। यहाँ पे इक्वेशंस को कैसे बनाना है और अकाउंट्स और इक्वेशंस को कैसे मिला के आगे चलना है। सो आई विल से कि ये मैप आपका होगा रेशियो एनालिसिस, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांट की, राइट। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दोनों ही चीजें चलने वाली है, यहाँ पे थोड़ी सी क्वांट की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी लगने वाली है। सबसे पहले आप सभी को पता है यहाँ लाइबिलिटीज आती है, यहाँ पे असेट्स आती है, राइट। रिजर्व्स दे रखे हैं 6 लाख, इक्विटी दे रखी है 4 लाख रुपीज। सो आई एम स्टार्टिंग, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ रफ बैलेंस शीट। इक्विटी मुझे यहाँ पे दे रखी है 4 लाख की, सही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, भाई ये इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही पार्ट होते हैं, 6 लाख ये मुझे दे रखा है। डेट टू नेट वर्थ, अरे यार वो खुद ही तुमको फॉर्मूला बता रहा है, फॉर्मूला तुमको बनाने की नीड नहीं है। डेट टू नेट वर्थ, डेट ऊपर है नेटवर्थ नीचे, वो खुद ही फॉर्मूला बता रहा है आपको। ये कितना है 0.5 है, 0.5 टाइम्स है। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि डेट आपका 1 है तो नेटवर्थ आपकी 2 है, राइट। मतलब डेट जस्ट हाफ है एज कंपेयर टू योर नेटवर्थ, एंड योर नेटवर्थ इज जस्ट डबल एज ऑफ योर डेट। इसका मतलब यही होता है, सही है।
मतलब डेट जस्ट हाफ है आपकी नेटवर्थ का। सो पहला एनालिसिस मेरा यहीं से बिल्ड हो जाता है कि डेट इज जस्ट हाफ ऑफ माई नेटवर्थ। सही है। उसके बाद और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, और हमको असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अच्छा, असेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है भाई? असेट टर्नओवर रेशियो का जितने भी टर्नओवर वाले रेशियोज होते हैं ना, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, असेट टर्नओवर रेशियो, जनरली इनके अंदर देखा गया कि टर्नओवर न्यूमरेटर आता है और टर्नओवर कुछ नहीं होता, आपका नेट सेल्स होता है। नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल असेट्स, एवरेज टोटल असेट्स। सही है। फिर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 30% ऑन सेल्स। अब वो 30% ऑन सेल्स नहीं भी लिखता तो भी ऑब्वियस सी बात है ना, ग्रॉस प्रॉफिट है तो ऑन सेल्स ही होता है। कुछ नहीं लिखता है तो हम ये मानते हैं कि वो ऑन सेल्स होगा, राइट। दिस वाज द क्वेश्चन। अब क्लिक होने वाली बात ये है कि नेटवर्थ और कुछ नहीं होता, आपका इक्विटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस का टोटल ही होता है। दैट्स व्हाट नेटवर्थ इज ऑल अबाउट। सो हमने क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है कि नेटवर्थ को दो तरीके से निकाला जा सकता है, इक्विटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एनी काइंड ऑफ लॉसेस, राइट। या तो आप ऐसा करके निकाल लो, या फिर एक काम करो, ऑल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कर दो, तो घूम फिर के आ तो वही जाएगा, राइट। सो यहां पे पहला एनालिसिस ये होना चाहिए था कि इक्विटी और रिजर्व्स एंड सरप्लस दे रखा है, वो हमारा नेटवर्थ हो गया। जब हम नेटवर्थ बोलते हैं तो हम वी अज्यूम कि इट इज नेटवर्थ नथिंग बट इट इज फॉर द नेटवर्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। दिस नेटवर्थ इज फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो पहला एनालिसिस में, एनालिसिस मेरा ब्लू से लिखूंगा, दिस इज नथिंग बट माई नेटवर्थ, दिस इज नथिंग बट माई नेटवर्थ, राइट। अमाउंट ऑफ डेट पूछ लिया, डेट तो दे ही नहीं रखा है, डेट इज नॉट गिवन एनीवेयर इन द क्वेश्चन बट दे हैव गिवन मी रिलेशनशिप ऑफ डेट टू नेटवर्थ। यही क्वेश्चन खत्म हो गया आपका, राइट। डेट कितना होगा आपका नहीं पता। अच्छा, नेटवर्थ कितनी है आपकी वो तो पता है ना, यू नो व्हाट इज योर नेटवर्थ, 10 लाख रुपीज, 6 लाख पर प्लस 4 लाख। अच्छा, ये 0.5 के बराबर है, तो डेट आपका कितना हो जाएगा? मैथमेटिकली दिस विल बी 5 लाख रुपीज। डेट आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे 5 लाख रुपीज हो जाएगा, राइट। डेट विल बी योर 5 लाख रुपीज। सो जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूं मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख रहा हूं, सही है। ये आपका डेट हो गया। अच्छा, और असेट्स के अंदर क्या आता है? देखो, फिक्स्ड असेट आ जाते हैं, करंट असेट आ जाते हैं, राइट। सो फिक्स्ड असेट्स हो गए, करंट असेट्स हो गए, लाइबिलिटी साइड क्या आ जाती है? करंट लाइबिलिटीज आ जाती है। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, सो मैं डायरेक्टली यहाँ पे कंक्लूजन पे नहीं आना चाहता, है ना। कोई भी मेरे पास अभी एज ऑफ नाउ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बहुत धीरे धीरे सॉल्व करवा रहा हूँ। कुछ क्वेरी हो सकती है कि सर एग्जाम में इतना धीरे धीरे सॉल्व, अरे भाई एग्जाम में आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि इक्वेशन बेस्ड अगर आपको क्लिक हो गया तो 1 सेकेंड में आप यू विल बी इजीली अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑफ 3 ऑफ द क्वेश्चन। बाय बिकॉज ये तीनों के तीनों क्वेश्चन रिलेटेड है, सही है। उसके बाद अमाउंट ऑफ डेट हमारा पहला आंसर हो गया यहाँ पे 5 लाख रुपीज, राइट। सो 5 लाख रुपीज इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। डेट का मतलब जनरली लॉन्ग टर्म डेट ही होता है ना। तो बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, ये सारे डेट के पोर्शन के अंदर आ जाते हैं आपका, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ऑफ लायबिलिटीज। ये मेरी बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी का टोटल है, दिस इज द टोटल ऑफ लायबिलिटीज। क्या आप कैसे भी करके इसमें करंट लायबिलिटीज निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। लेट्स अज्यूम इट टू बी 0, राइट। आपका टोटल ऑफ लायबिलिटीज क्या हो जाएगा? 15 लाख रुपीज हो जाएगा। ये आपका टोटल ऑफ लायबिलिटीज का आंसर 15 लाख यहां पे होना चाहिए, राइट। पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, पर आने वाले क्वेश्चंस बहुत जल्दी होने वाले हैं, उसके अंदर इतना टाइम नहीं लगने वाला है। द होल आइडिया इज कि आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जिसने टोटल ऑफ लायबिलिटीज निकाल लिया वो टोटल ऑफ असेट्स 1 सेकेंड में निकाल लेगा, क्योंकि दोनों बराबर होने चाहिए। वाई? बिकॉज assets is equal to liability outside liabilities plus my equity, right? So total of liability column will be same as the total of asset column. अगर क्वेश्चन में पूछते कि टोटल ऑफ असेट्स क्या है तो उसका आंसर भी 15 लाख होता है, पर उसने ऐसा नहीं पूछा। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। अब ग्रॉस प्रॉफिट हमको पता है सेल्स के ऊपर बेस्ड है, ग्रॉस प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल्स। तभी तो आपको असेट टर्नओवर रेशियो दिया है ताकि एक रिलेशनशिप पता हो। सो व्हाट डू यू मीन बाय असेट टर्नओवर रेशियो? इट इज नथिंग बट नेट सेल्स divided by my average total assets, which is 2:1 which is 2:1.
सो कहने का मतलब अगर मुझे मेरे टोटल असेट्स पता है तो मैं मेरी सेल्स आराम से निकाल लूंगा. वाई? बिकॉज in comparison to my total assets my sale is just double. That's what asset turnover ratio means. अगर आपके टोटल असेट्स 1 रुपए तो आपकी सेल्स 2 रुपए हो जाएगी, नाउ आई नो माई टोटल असेट्स विच इज 15 लाख रुपीज. सो 15 लाख मेरा डिनोमिनेटर हो गया, नेट सेल्स इज माई न्यूमरेटर और इक्वल टू 2. दैट मीन्स मेरी नेट सेल्स कितनी हो जाएगी? 30 लाख हो जाएगी. और अगर मेरी नेट सेल्स 30 लाख से और ग्रॉस प्रॉफिट 30% है, सो 30% ऑफ माय नेट सेल्स मतलब आप मेरा 9 लाख रुपीज यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा. ये आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. सो आपके टोटल डेट का आंसर 5 लाख है, टोटल लाइबिलिटीज 15 लाख है, टोटल असेट्स 15 लाख है, राइट. और नेट सेल्स आपकी 30 लाख है और ग्रॉस प्रॉफिट आपका 9 लाख है. अब जो भी पूछना है पूछ लो, बट यहाँ पे एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर आपके माइंड में बन गया तो ये क्वेश्चन विल बी you will be able to do the question like this, right? Though this is the crux. यहाँ पे मैं कहूँगा कि जनरल टॉपिक्स के अंदर से एक बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग की इतनी सी लाइन के ऊपर, रेशियो एनालिसिस के ऊपर जिसका वेटेज उतना नहीं रहना चाहिए, वहाँ से स्ट्रेट 3 क्वेश्चंस आ गए. वाई? बिकॉज आरबीआई ऑल्सो नो दी इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग दैट एनालिटिकल वाला माइंड, इसलिए उन्होंने क्वेश्चंस ही ऐसे पूछा. हालांकि यहाँ पे कुछ सिंपल तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे. अब ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि अगर आता है तो पूरा आता है, नहीं आता है तो पूरा नहीं आता है, राइट. इस क्वेश्चन का सबसे मेन डिसएडवांटेज ये है कि आता है तो बहुत बढ़िया है, आपके तीनों के तीनों क्वेश्चंस हो गए, पर अगर नहीं आता है तो आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे गलत भी हो सकते थे, राइट. नेक्स्ट वन, विच इंस्टीट्यूशन इज डेजिग्नेटेड एज द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इन इंडिया? सो दैट इज नथिंग बट नैफेड. अच्छा, कौन सुपरवाइज करता है नैफेड को, कौन रेगुलेट करता है? तो आरबीआई करता है. ऐसा हमने पेड क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है कि रेगुलेशन एंड सुपरविजन किसके थ्रू होता है? आरबीआई के थ्रू होता है. और नैफेड इज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, राइट. हमने तो इसकी कैपिटल बेस में कौन कौन है, राइट, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कमेटी का, वो सब कि कैसे क्या अपॉइंटमेंट होता है, कौन कौन उसकी कमेटी का पार्ट बनता है, वो सब भी पढ़ रखा है, राइट. देन विच प्लेटफॉर्म वर्क्स एक्सक्लूसिवली इन द सेकेंडरी मार्केट टू बाय orders and automatically matched with the sell orders of the government security? So that is nothing but your NDS OEM platform, right. और इसको क्लियरिंग एजेंसी कौन होती है इसके अंदर? तो वो होती है आपकी क्लियरिंग CCIL होती है, राइट. नाउ अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर रीसेंट डेवलपमेंट्स वाला लेक्चर अटेंड कर रखा है तो उसकी पीपीटी में भी आपको ये मिलेगा. NDS OEM का पूरा डायरेक्शन आया था आरबीआई का, ये यूट्यूब पे भी आपको मिलेगा मेरी प्लेलिस्ट में. और यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था कि ये सारा काम CCIL करता है, राइट. ये सारा काम CCIL करता है. नेक्स्ट वन वाज रिलेटेड टू योर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम. तो ये कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम? अभी मेरे पास इसका एग्जैक्ट क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, पर ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था पर्पस रिलेटेड, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे थे एंड वी हैव टू फिगर आउट द पर्पस. देन एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के ऊपर क्वेश्चन था. देखो, सेबी जिस चीज को रेगुलेट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते जा रहे हैं. तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का क्या लिमिट था वहां पे? सो उसके अंदर मिनिमम परसेंटेज 75% इज द करेक्ट चॉइस. और आपका एंकर इन्वेस्टर्स का क्या लिमिट था? वो 60% आया था. अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रिटेल इन्वेस्टर्स का पूछा था, कुछ बोल रहे हैं सर एंकर इन्वेस्टर्स का पूछा था, राइट. मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने बोला कि एंकर इन्वेस्टर्स का यहाँ पे पूछा गया था. वन क्वेश्चन वॉज देयर रिलेटेड टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस इन द डेरिवेटिव मार्केट, जहां पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दे रखे थे आई थिंक, और आपको कुछ आइडेंटिफाई करना था कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, राइट. और उसके बाद एक एडजस्टमेंट लिक्विडिटी फैसिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया था. वाई? बिकॉज इसके ऊपर तो बहुत सारे डिस्कशन हुए थे रिसेंटली, एक इंटरनल फ्रेमवर्क भी हुआ था, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता भी है. एंड देन लास्ट वन वॉज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. अगर आपका इन्फ्लेशन इज गोइंग अप देन योर अनएम्प्लॉयमेंट शुड कम डाउन. वाई? बिकॉज इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ ऑलवेज गो हैंड इन हैंड, राइट. तो उससे ग्रोथ बढ़ती है तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है. ऐसा रिलेशनशिप हमने फिलिप कर्व के अंदर पढ़ा था पेड क्लासेस के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट द एक्सेप्शन ऑफ दिस, सो दैट्स स्टैगफ्लेशन, राइट, जहां पे इन्फ्लेशन भी हाई होता है और आपका अनएम्प्लॉयमेंट भी हाई होता है और ग्रोथ भी लो होती है. सो इसका एक्सेप्शन फिलिप कर्व का क्या होता है? स्टैगफ्लेशन होता है, राइट.
और डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके ये सारे क्वेश्चन आए थे, मैंने इनिशियल रिएक्शन वाले के अंदर ही डिटेल डिस्कशन कर लिया था, सो आई एम नॉट री रिपीटिंग द थिंग्स अगेन एंड अगेन। यहाँ पे आपका एआई वाला क्वेश्चन था, मार्केट रेगुलेशंस एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, यूनियन बजट, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, उनका ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट होता है, और आपका कैपिटल मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन था। ये सारे आपके 4 क्वेश्चंस थे फ्रॉम दिस फाइनेंस साइड, राइट। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो क्वेश्चन था आपका एआई वाला, डिट्टो सेम एज इट इज क्वेश्चन मैंने पेड क्लास के अंदर करवाया था आपके 10th सेशन के अंदर, राइट। दिस इज द 10th सेशन ऑफ योर फाइनेंस डिस्क्रिप्टिव, जो लास्ट सेशन लेके ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था, राइट। उसके अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर ने, राइट, मिस्टर एम राजेश्वर ने इसके ऊपर स्पीच दी थी रिसेंटली, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पे डेटा बायसनेस, रॉबस्टनेस, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, यानी कि ब्लैक बॉक्स टेक्निक की बात हुई थी, वो भी मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था कि ये डेफिनेटली आ सकती है चीज़ें एमसीक्यू में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी, इसलिए हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस करी थी। एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर कैपिटल मार्केट साइड, जिसके अंदर हमने वापस डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपकी प्रैक्टिस करी थी, राइट। सो डिस्क्रिप्टिव को मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रहा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनिशियल रिएक्शन वाले वीडियो के अंदर ही, पेपर एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर ही ले चुका हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि क्या क्या पॉइंट्स लिखने थे। कमिंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक की सर, हमारे 2026 आरबीआई ग्रेड बी के लिए क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं। तो देखो, अब तक आप इतना समझ गए होगे कि डेरिवेटिव का क्वेश्चन 2024 में आया, फिर 2024 में उसका ऑब्जेक्टिव भी आ गया, उसका डिस्क्रिप्टिव भी वापस आ गया। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि जो टॉपिक्स लाइमलाइट में होते हैं, जिनमें बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे होते हैं, दैट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो पिछले साल आया कि उसके पिछले साल आया, डजंट मैटर, राइट। वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से हमेशा करने चाहिए। ये वाली इंपॉर्टेंट लिस्ट मैं आपको पहले बताना चाहूंगा 2026 के अंदर इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चंस पूछे गए। तो सबसे पहले तो आपका एसआईएफ पे क्वेश्चन आ गया, आने वाले टाइम में भी आ सकता है, इट विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं आया, पर डायरेक्टली रेशियो एनालिसिस पे क्वेश्चन आ गया, राइट। 3 क्वेश्चन आ गए इनफैक्ट रेशियो एनालिसिस पे, 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके आ गए। डेरिवेटिव्स का आपका एक एमसीक्यू आया और एक आपका डिस्क्रिप्टिव आ गया, राइट। उसके बाद यहां इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो इन्फ्लेशन के ऊपर आपका वापस एक क्वेश्चन था, राइट। इन्फ्लेशन के ऊपर वापस आपका एक क्वेश्चन था रिलेटेड टू डब्ल्यूपीआई सीपीआई, और एक क्वेश्चन था आपका रिलेटेड टू एलएएफ वाला, ठीक है। अगर मैं सिर्फ उसको एक ही पकड़ते हैं, राइट। फाइनेंशियल मार्केट से आपका कैपिटल मार्केट वाला क्वेश्चन आई थिंक डिस्क्रिप्टिव में सीधा आ गया, राइट। सो अगर मैं 2026 की यहां पे बात करूं तो डेफिनेटली आपको ग्रीन फाइनेंस, ईएसजी, जिनके अंदर से अभी तक क्वेश्चन नहीं आए, बट दिस एरिया कभी ना कभी इसमें से क्वेश्चन जरूर आने वाला है, राइट। और बहुत हाई चांसेस है कि इसके अंदर से क्वेश्चन आएगा। ब्लॉकचेन, बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आएगा, राइट, बिकॉज दिस इज द एरिया जहां आरबीआई खुद अग्रेसिवली वर्क कर रहा है। सीबीडीसी आपका पूरा इज अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, राइट। आरबीआई का फिनटेक डिपार्टमेंट इस पे अग्रेसिवली वर्क करता है। वेरी हाई चांसेस कि ये 2026 के अंदर आ जाएंगे टॉपिक्स। अब ये एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकते हैं, दोनों में भी आ सकते हैं, राइट। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, अगेन इट विल रिमेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 2026, राइट। डिजिटल पेमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है फॉर 2026। मैं आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम आता जाएगा पास आपकी एग्जाम का फॉर 2026, मैं एक्सक्लूसिव लिस्ट भी निकालूंगा कि क्या आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं। बट इनिशियल मैं आपको ये वाले टॉपिक्स बताने चाहूँगा कि इनको बहुत अच्छे से करने। एंड इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन 2026, you can check out this paid course of Olive Board. This is including the books for your phase 1 as well as for your phase 2. You can later on check out the course highlights as well. Here we are exclusively covering each and everything related to your static portion, related to your dynamic portion, related to your descriptive portion as well, right? So that's all from my end for today, guys. Thank you so much, and you can check out the 101 mentorship batch as well of Olive Board. It will be definitely going to be very important for your preparation for 2026. So thank you so much, guys. Bye bye, take care. आई होप इस वीडियो ने आपकी वैल्यू ऐड करी होगी और रेशियो एनालिसिस के अंदर भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके,
So bye bye guys, take care, thank you so much, see you soon in some other video, have a great day.